Hello, friends. Welcome back to Plato's Theory of Education, Part 2. आई बिलीव आपने जो कल हमने पूरी डिस्कशन की थी उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। प्लेटो के हिसाब से सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी लानी है, यूनिटी लानी है। प्रॉब्लम ये है कि स्टेबिलिटी यूनिटी मिसिंग है और उसकी जगह पर डिसयूनिटी है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर सोसाइटी में जो लोग हैं वो अपने सोल के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो सोसाइटी में जस्टिस मिसिंग है। इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए प्लेटो का प्रपोजल था थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन आपके सोल को नर्चर करेगी, सोल को नर्चर करके जस्टिस इंश्योर करेगी। प्लेटो का ये फोकस था। अब कीपिंग दिस इन माइंड, सवाल ये उठता है कि ये चीज़ प्लेटो ने अब जिस तरीके से एक्सप्लेन करी वो कैसे करी। तो प्लेटो ने यहाँ पर ये बोला कि जो एजुकेशन है उसको स्टार्ट हमेशा होना चाहिए इस चीज़ से, नॉलेज ऑफ म्यूजिक से और जिम्नास्टिक से। इससे क्या होता है कि जो माइंड और बॉडी का बैलेंस है वो बनता है, और ये माइंड बॉडी का बैलेंस बहुत क्रूशल होता है। ये इसलिए क्रूशल होता है, प्लेटो ने बोला, क्योंकि ये माइंड बॉडी बैलेंस से एक अच्छी नींव रखी जाती है, एक ऐसा टेम्पलेट क्रिएट होता है कि जिस टेम्पलेट से व्यक्ति आगे अपने लाइफ में बढ़ सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में कीपिंग दिस इन माइंड, प्लेटो ने इसके बाद फोकस किया कि सोसाइटी में हमें बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग की एजुकेशन देनी चाहिए। मैथ्स और रीजनिंग की एजुकेशन से क्या होता है कि उनकी फाउंडेशनल नॉलेज बढ़ती है। फाउंडेशनल नॉलेज जब एक स्ट्रॉन्ग टेम्पलेट हो, माइंड बॉडी का बैलेंस हो, तो माइंड बॉडी के इस बैलेंस के बाद जब आप मैथ्स और रीजनिंग की एजुकेशन देते हो, तो मैथ्स और रीजनिंग की एजुकेशन से आप व्यक्ति को ट्रेन कर रहे हो, उसके माइंड को जो है आप उसको ट्रेन कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज डायलेक्टिक्स। इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस इन एज वी हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस वीडियोस। तो प्लेटो ने क्या बोला कि इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि पहली बात तो माइंड को ऐसा ट्रेन करना कि माइंड जो है वो डायलेक्टिक्स की ओर बढ़े। और माइंड डायलेक्टिक्स की ओर कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? माइंड डायलेक्टिक्स की ओर तब और ऐसे बढ़ेगा जब माइंड बॉडी का बैलेंस होगा, जब मैथ्स और रीजनिंग की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद इसको मल्टीपल ईयर्स करने के बाद आप इंट्रोड्यूस करोगे फिलॉसफी की नॉलेज। तो फिलॉसफी की नॉलेज से क्या होगा कि व्यक्ति का जो मॉरल कैरेक्टर है वो बिल्ड होना चालू होगा। तो व्हाट डज द नॉलेज ऑफ फिलोसफी हेल्प इन? मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग। तो मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग क्यों चाहिए? क्योंकि फिलोसफी की नॉलेज से जब मॉरल कैरेक्टर बिल्ड होगा तब एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट होगी, और जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने के लिए मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग जो फिलोसफी की नॉलेज से आता है वो क्रूशल है। लेकिन ये याद रखो कि प्लेटो ने ये बात बोली कि फिलोसफी की नॉलेज आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। फिलोसफी की नॉलेज के लिए आपको माइंड बॉडी ट्रेनिंग और उसका बैलेंस, फिर मैथ्स और रीजनिंग की ट्रेनिंग जिसको माइंड बॉडी के साथ बैलेंस करना, और फिर डायलेक्टिक्स की ट्रेनिंग, इन तीनों चीज़ों के तहत ही इंश्योर करना है कि वो होगा। क्योंकि अगर आपने इस पूरे आर्क को इस नज़रिए से नहीं चला, अगर आपने माइंड बॉडी की बैलेंस को म्यूजिक प्लस जिम्नास्टिक से नहीं स्टार्ट किया, इसके बाद अगर आप मैथ्स रीजनिंग पे नहीं गए, वहाँ से आप डायलेक्टिक्स पे नहीं गए, तो इवेंचुअली जो फिलॉसफी की भी नॉलेज आप गेन करवाओगे वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो फिलॉसफी की नॉलेज एक एंड गोल है। ये एंड गोल से क्या होता है कि मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, और ये जो मॉरल कैरेक्टर बनेगा इससे सोसाइटी में प्लेटो कहता है कि पहली बात तो जस्टिस भी आएगा। तो यहाँ पर जब आप इस पूरे टेम्पलेट पे चलते हो, तो इस टेम्पलेट पे चलने से प्लेटो ने ये बोला कि एक आइडियल स्टेट क्रिएट होता है। क्योंकि जब आप ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हो, इनको मल्टीपल ईयर्स में डिवाइड करते हो, तब आपको प्लेटो कहता है कि समझ आता है
आप ध्यान देना जो बोल रहा हूँ। प्लेटो कहता है कि समझ आता है कि नॉट एवरीवन इज मेंट फॉर फिलोसफी। क्योंकि जब आप जिम्नास्टिक्स और म्यूजिक की ट्रेनिंग दे रहे हो, तब आपको समझ आता है कि सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो जिम्नास्टिक्स में अच्छे हैं, तो उनकी बॉडी को ट्रेन करो। और बॉडी को ट्रेन करने से क्या होगा, कि उनकी बॉडी को ट्रेन करने से दे कैन बी इफेक्टिव सोल्जर्स। तो आपको याद होगा हमने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। कल हमने ये बोला था कि प्लेटो क्या बोल रहा है। प्लेटो कह रहा है कि देखो, एक सोसाइटी में हर व्यक्ति के पास एक एबिलिटी होती है। और क्योंकि सोसाइटी में हर व्यक्ति के पास एक एबिलिटी होती है, हमें सिर्फ उस एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है। प्लेटो क्या बोल रहा है, हमें अगर उस एबिलिटी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम उसको उसी एबिलिटी में आगे नर्चर करके और उस एबिलिटी को ट्रेन करके, हॉर्न करके, उसको सिर्फ वही एबिलिटी के तहत काम करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन फिर यही होगा जो मैंने कल आपको बोला था, कि जब प्लेटो कहता है कि सोसाइटी में हर व्यक्ति के पास कुछ एबिलिटी है, तो बॉस वो एबिलिटी आइडेंटिफाई कैसे होगी। तो प्लेटो ने ये बोला कि ये एबिलिटी आइडेंटिफाई होगी थ्रू थ्योरी ऑफ एजुकेशन। थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का पर्पस क्या है, ये एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना। इसी रीजन से प्लेटो की जो पूरी एजुकेशन की थ्योरी थी, ये थोड़ी सी प्रोलॉन्ग्ड थी। ये प्रोलॉन्ग्ड इसलिए थी क्योंकि प्लेटो ये नहीं चाहता था कि बस एक बच्चे को लाए और एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हमने उसको राइज करवा के एक स्किल दे के बाहर निकाल दिया। वो कहता है कि एजुकेशन हैज़ टू बी स्लो। इट हैज़ टू बी स्लो बिकॉज एजुकेशन का पर्पस क्या है, आइडेंटिफाई करना कि किसकी क्या एबिलिटी है। अब आपको ये पता चल जाएगा जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे कि सोसाइटी में बहुत कम लोग होते हैं जो फिलोसफी को अंडरस्टैंड और ग्रेस्प कर पाते हैं। और वो लोग जो उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि जो फिलोसफी को अंडरस्टैंड और ग्रेस्प कर पाते हैं, उन लोगों को बनना चाहिए फिलोसफर किंग। तो ये चीज अब आपको समझ आई। फिर मैं बोलूंगा, अब देखो ध्यान से। कल मैंने आपको क्या बताया था, कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन और थ्योरी ऑफ जस्टिस को आप सेपरेट नहीं कर सकते। और अगर थ्योरी ऑफ एजुकेशन और जस्टिस को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इट इज एजुकेशन दैट लीड्स टू जस्टिस, तो ध्यान दो यहाँ पर। हमने अभी क्या बोला, इफ एजुकेशन लीड्स टू जस्टिस, तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन से आप ये भी तो पता कर पा रहे हो कि किसकी क्या एबिलिटी है, राइट। अगर आप ये पता कर पा रहे हो कि किसकी क्या एबिलिटी है, तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि सबकी एबिलिटी फिलोसफी को ग्रैस्प करने की नहीं होगी। और अगर बहुत कम लोगों की एबिलिटी फिलोसफी को ग्रैस्प करने की होगी, तो उनको भी आइडेंटिफाई करो। जिनको आप आइडेंटिफाई करोगे, जिनकी फिलोसफी की एबिलिटी ग्रैस्प करने की होगी, तो उससे क्या होगा, कि उनको आप इवेंचुअली फिलोसफर किंग बना पाओगे। और जब आप उनको फिलोसोफर किंग बना दोगे, तो फिलोसोफर किंग होने के नाते क्या होगा, ये अपनी इस एबिलिटी के तहत सोसाइटी में काम करेंगे। अब जो फिलोसोफर किंग होगा, अगर वो अपनी एबिलिटी के तहत सोसाइटी में काम कर रहा है, तो दैट फिलोसोफर किंग इज डूइंग व्हाट, कंट्रीब्यूटिंग टू जस्टिस, बिकॉज ही इज डूइंग व्हाट हीज ability is to do. Society helped him not only identify that ability, but education ensured that that ability is ingrained, nurtured, thereby contributing to justice. So if theory of education is equal to justice, तो यहाँ पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि फिलोसोफर किंग की थ्योरी इज इक्वल टू जस्टिस। ये चीज आपको समझ आई। तो एक चीज आपको अब क्लियर हो रही होगी कि प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस इज बेसिकली व्हाट, द एंड गोल। अगर प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस इज द एंड गोल, तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पर, कि जस्टिस को अचीव करने के लिए एजुकेशन आवश्यक है। एजुकेशन में फिलोसोफर किंग अगर बन रहा है, तो वो भी जस्टिस को ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कोई भी चीज जस्टिस से सेपरेटेड नहीं है। तो प्लेटो की थ्योरी की अगर हम सेंट्रलिटी की बात करें, तो ये याद रखना कि द सेंट्रलिटी ऑफ प्लेटोनिक थ्योरी इज जस्टिस। प्लेटो स्ट्राइव्स फॉर जस्टिस। एवरीथिंग दैट ही गिव्स, एवरीथिंग दैट ही टॉक्स, इवेंचुअली टेक्स यू टू जस्टिस। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म भी देगा तो वो भी जस्टिस की ओर जाएगी, क्योंकि उसका हर जगह ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें इस सेंट्रलिटी को अचीव करना है। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए अब आपको क्लियर होगा कि अगर हम ये अब बात बोलें कि जो प्लेटो की किताब रिपब्लिक थी, इस रिपब्लिक की किताब में जो उसने एजुकेशन के बारे में चर्चा करी, वो एक पेडागोगिकल बैकबोन है, एक आइडियल स्टेट बनाने का।
अभी हमने यही बात करी थी कि अगर आप सबकी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर लोगे तो वो हर बंदा अपनी एबिलिटी के हिसाब से अगर काम करेगा, और इसको करने के लिए एजुकेशन अगर मदद करेगी, तो इससे सिर्फ एक जस्टिस नहीं होगा, बल्कि जस्टिस की वजह से और एजुकेशन की इस वजह से एक आइडियल स्टेट भी तो क्रिएट होगा। यानी कि प्लेटो की थ्योरी की पूरी पेडागॉगी, पेडागॉगी का मतलब होता है उसका सिलेबस, वो क्या है? वो एक आइडियल स्टेट की ओर ले जाने का तरीका है। तो यहाँ पर अभी हमने ये बोला था कि इफ थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज इक्वल टू थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो अब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज इक्वल टू थ्योरी ऑफ जस्टिस इज इक्वल टू आइडियल स्टेट। ये चीज आपको आई बिलीव अब क्लियर हो गई होगी। तो आइडियल स्टेट कब आएगा? जब एजुकेशन और जस्टिस दोनों होगा। तो ये चीज यहाँ पर प्लेटो की केस में हुई। इस रीजन से हम क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज व्हाट? एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस। एजुकेशन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ जस्टिस है। तो एजुकेशन प्लेटो के हिसाब से कोई प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट का मीन्स नहीं है। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। एजुकेशन का पर्पस प्लेटो के हिसाब से किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने का नहीं है, सोसाइटी में मास प्रोडक्शन करने का नहीं है। उसका पर्पस ये है कि वो एक आइडियल स्टेट क्रिएट करे। इस रीजन से हम कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो प्लेटो की थी, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। अगर मैं ये लाइन बोलूँ तो आपको समझ आ रही है? ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट नहीं कर रही है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्योंकि जस्टिस इंश्योर कर रही है, और जस्टिस होगा एक आइडियल स्टेट बनने से। आइडियल स्टेट और जस्टिस होगा अगर हर व्यक्ति की एबिलिटी को आइडेंटिफाई करके नर्चर किया जाए। तो ये एजुकेशन क्या कर रही है? आपकी उस एबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर पर्पस ऑफ एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एजुकेशन का पर्पस यहाँ पे मॉरल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी तो है। क्योंकि अगर मॉरली और स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट नहीं होगे, और ग्रेजुअली आप म्यूजिक और जिम्नास्टिक से फिलोसोफर की ओर नहीं जाओगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? तो आई बिलीव अब आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि प्लेटो क्या कहना चाह रहा है। प्लेटो ये कहना चाह रहा है कि बॉस, एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है। कल को अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन दे दे कि प्लेटो टुक एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन, तो घबराना नहीं है, वहां पे पागल नहीं हो जाना। इजी चीज है ये, समझो उसको। तो प्लेटो की थ्योरी एजुकेशन की एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटी में मॉरल अपलिफ्टमेंट कर रहा है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें इसका पेडागोगिकल बैकबोन जो है, वो आपको एक जस्टिस प्लस आइडियल स्टेट की ओर ले जा रहा है। और जस्टिस प्लस आइडियल स्टेट क्या है? एक यूनाइटेड स्टेट, एक स्टेबल स्टेट, एक गुड स्टेट। तो इस रीजन से ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट के तहत आप मॉरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंटली आप ये इंश्योर कर रहे हो कि एक जस्टिस और एक आइडियल स्टेट क्रिएट हो रहा है, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट है, स्टेबल स्टेट है, गुड स्टेट है। तो आई बिलीव कि ये जो थॉट प्रोसेस प्लेटो का यहाँ पर था, ये अब आपको क्लियर हुआ। और ये कहना कि प्लेटो की थ्योरी सिर्फ उसी टाइम के लिए रेलेवेंट थी, ये तो गलत है सर। उसका रेलेवेंस तो फॉर दैट मैटर हमेशा रहा है, आज भी रहा है। क्योंकि देखो, प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन का मेन फोकस क्या था? गुड सिटीजन्स उस समय। आज यही एक गुड सिटीजन को हम क्या बोलते हैं? एक वैल्यू बेस्ड सिटीजन। अगर हम कहते हैं कि प्लेटो की थ्योरी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वैल्यू बेस्ड सिटीजन बनाना, तो यहाँ पर भिक्खू पारेख जो है एक स्कॉलर हमारे, उन्होंने यही बात बोली। भिक्खू पारेख ने क्या बात बोली? उन्होंने कहा कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कैरेक्टर फॉर्मेशन। कैरेक्टर फॉर्मेशन। तो भिक्खू पारेख ने यहाँ पर क्या असेसमेंट दिया? भिक्खू पारेख ने कहा कि बस प्लेटो की थ्योरी एक वैल्यू बेस्ड सिटीजन के तहत आपके कैरेक्टर पे फोकस कर रही है। और क्योंकि वो चाहती है कि आपका एक कैरेक्टर बने, इस रीजन से प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज क्रूशल फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन इवन टुडे। और भिक्खू पारेख का ये पॉइंट आज कहाँ अप्लाई होते हुए दिखता है हमें? हमें दिखता है हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है,
आज हमारी जो ये नेशनल लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये क्या कर रही है? ये वैल्यू एजुकेशन को इनकलकेट कर रही है। ये वैल्यू एजुकेशन को क्यों इनकलकेट करती है? क्योंकि वो कहती है इससे होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट सोसाइटी का। ये लाइन लिखी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात लिखी है कि वैल्यू एजुकेशन प्रमोट होगी और वैल्यू एजुकेशन से सोसाइटी में होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, तो यही थॉट बिक्कू पारेख का था कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो कैरेक्टर फॉर्मेशन पे काम कर रही है। और प्लेटो खुद कहता है कि मेरा पर्पस ऑफ एजुकेशन ये है कि मुझे एक गुड सिटीजन क्रिएट करना है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज नॉट ओनली बोरोड द टेनेट्स ऑफ बिक्कू पारेख, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज इंस्पायर्ड बाय प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब आप सोचो, अब आप इस तरीके का आंसर लिखोगे तो आपको क्या लगता है कि मार्क्स नहीं देगा यूपीएससी आपको? आपका कॉम्पिटिटर ये पर्सपेक्टिव ही नहीं सोच सकता कभी, उसमें एबिलिटी नहीं है ये थिंकिंग की। ना कोई किताब आपको ये पर्सपेक्टिव लगा के दे सकती है। तो ये जो मैंने आपको पर्सपेक्टिव समझाया, इसको अब आप इस तरीके के इंस्टेंसेस को न्यूज़पेपर में अपने आप ढूंढो। करंट अफेयर की जो क्लासेस प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग वहां पे मैं आपको देता हूँ। तो जो बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, दे नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम। क्योंकि उनको करंट अफेयर्स में मैं हर इशू में पहली बार करंट अफेयर की पूरे इस फील्ड में स्कॉलर्स करा रहा हूं आपको, जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर्स में आते हैं। और जो करंट अफेयर वाले स्टूडेंट्स हैं, दे नो उनके जो मेंस के जीएस पेपर 1 2 3 4 के आंसर्स अगले साल होने वाले हैं ना, मेजोरिटी लोग उसके आसपास भी नहीं आने वाले। सो दे नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये थॉट प्रोसेस के तहत आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग अपनी यहाँ पर बिल्ड करनी है। तो प्लेटो का यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है साहब, कि प्लेटो ने जिस प्रकार की एजुकेशन को विजुअलाइज किया, ऐसा नहीं कह सकते कि इट हैड रेलेवेंस ओनली फॉर लिमिटेड टाइम एंड स्पेस। ये क्वेश्चन भी अगर इस तरीके से आए तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिबेट, इट इज नॉट अबाउट लिमिटेड टाइम एंड स्पेस। और करंट अफेयर से प्लीज इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को अपने आप ढूंढ लीजिएगा। और जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनको वरी करने की जरूरत नहीं, उनको पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स में ऑलरेडी मैंने बहुत स्कॉलर्स दे दिए हैं, सो दे हैव दैट एबिलिटी। ठीक है जी। तो आई बिलीव ये चीज़ अब आपको थ्योरी ऑफ एजुकेशन की पूरी क्लियर हो गई होगी। अब कल हम बात करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल जस्टिस दोनों की, जिससे कि आपको अब इसी पॉइंट को और आगे इलेबोरेशन में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।